नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसी भी हालात में नहीं दूंगा इस्तीफा, अविश्वास प्रस्ताव से पहले बोले पाकिस्तानी पीएम इमरान खान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नाटो का बयान आया सामने, खुलेआम झूठ बोलकर रूस को समर्थन दे रहा है चीन, परमाणु रासायनिक हमले से बचाव के लिए यूक्रेन को भेजेंगे मदद। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली खबर आई सामने, भारत ने किया बाहुबली मिसाइल का परीक्षण। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी के शपथ मंच से होगा नए टारगेट का ऐलान। क्या है बीजेपी का प्रण, आपको बताएंगे दोस्तों। और साथ ही साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि आम आदमी पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाजपा में हो गए हैं शामिल। और गुजरात में रोड शो से पहले केजरीवाल को लगा है बड़ा झटका। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है और 4 राज्यों की तरह गुजरात और हिमाचल में भी भाजपा की फिर से जीत होगी, वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। किसी भी हालत में नहीं दूंगा इस्तीफा, विश्वास प्रस्ताव से पहले बोले पाकिस्तानी पीएम इमरान खान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को कहा कि वो किसी भी स्थिति में इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ अविश्वास प्रस्ताव में विजयी साबित होगी। पत्रकारों से बातचीत में इमरान खान ने कहा कि अगर कोई सोचता है कि वो घर चले जाएंगे तो वो गलत है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने साफ किया है कि उनके तटस्थ वाली टिप्पणी का गलत मतलब निकाला गया। पीडीएम और जेयूआईएफ के अध्यक्षों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान 12वें खिलाड़ी हैं और अब उनको टीम से हटाने का वक्त आ गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नाटो का बड़ा बयान, खुलेआम झूठ बोलकर रूस को समर्थन दे रहा है चीन, परमाणु रासायनिक हमले से बचाव के लिए यूक्रेन को भेजेंगे मदद। जी हां दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो के प्रमुख जेंस स्टोलनबर्ग ने बुधवार को रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को लेकर चीन पर आरोप लगाए। स्टोलनबर्ग ने कहा कि चीन खुले तौर पर झूठ बोलकर रूस को राजनीतिक मदद दे रहा है। उन्होंने साफ किया कि नाटो के सदस्य देश यूक्रेन को अतिरिक्त मदद भेजने के लिए तैयार होने वाली है ताकि वो देश परमाणु और रासायनिक हथियार के खतरे से बच सके। स्टोलनबर्ग ने आगे कहा कि नाटो पूर्वी यूरोप में स्थित देशों की सुरक्षा के लिए 4 नए बैटल ग्रुप्स उतारने जा रहा है, जो कि रूस की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए काफ़ी होंगे। उन्होंने रूस की धमकियों का जवाब देते हुए कहा कि परमाणु हथियारों से लड़े जाने वाले युद्ध कभी जीते नहीं जा सकेंगे और इनका इस्तेमाल पूरी जंग की प्रकृति को ही बदल देगा। नाटो प्रमुख ने कहा कि गुरुवार को होने वाली बैठक में सदस्य देशों के लिए बड़े कदम उठाना काफ़ी ज़रूरी होगा, क्योंकि इससे ही लंबी अवधि में हमारी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि नाटो देश यूक्रेन को साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी सहयोग देंगे और ऐसे उपकरण मुहैया कराएंगे जो रासायनिक या परमाणु हमलों से बचाने में मददगार होंगे। उन्होंने कहा कि ये नाटो की जिम्मेदारी है कि ये जंग यूक्रेन की सीमाओं के बाहर ना फैले। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली खबर आई सामने, भारत ने किया बाहुबली मिसाइल का परीक्षण। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के लिए नींद उड़ाने वाली खबर सामने आई है। भारत ने एक बार फिर दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस का परीक्षण किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने बुधवार को अंडमान निकोबार में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया और रक्षा मंत्रालय के मुताबिक टेस्ट में ब्रह्मोस मिसाइल सटीकता के साथ अपने टारगेट को भेदने में कामयाब रही। भारत के इस परीक्षण को पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। दरअसल ब्रह्मोस पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में लगातार चर्चा में बनी हुई है। भारत से 9 मार्च को एक मिसाइल मेंटेनेंस के दौरान गलती से उड़कर पाकिस्तान के 124 किलोमीटर अंदर जाकर गिर गई थी और इस घटना में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन आसपास के कई घर ज़मींदोज़ हो गए थे। हैरत की बात ये थी कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को मार गिराना तो दूर, उसका पता तक नहीं लगा पाया था। स्थानीय लोगों की ओर से सूचना दिए जाने के बाद पाकिस्तानी सेना को घटना की जानकारी हुई, जिसके चलते उसकी देश और बाहर जमकर किरकिरी हुई और इसके बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने 24 घंटे बाद बयान जारी किया कि उसके रेडार ने इस मिसाइल को लॉन्च होते ही ट्रैक करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नया उत्तर प्रदेश, योगी के शपथ मंच से होगा नए टारगेट का ऐलान।
क्या है बीजेपी का प्रण, यह आपको बता दें दोस्तों कि 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे होंगे तो उनके पीछे मंच पर लिखा नारा उनकी नई सरकार के लक्ष्य का ऐलान कर रहा होगा। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के बीच मंच पर नया नारा लिख दिया गया है और मंच पर केसरिया, लाल और सफ़ेद रंग के मिश्रण वाले बैकग्राउंड पोस्टर पर यूपी विधानसभा को दिखाया गया है और उसके ऊपर लिखा है कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने को। इसके बाद बड़े अक्षरों में शपथ अंकित है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जीत को भाजपा ने राष्ट्रवाद, सुशासन, सुरक्षा और विकास के नाम पर मिली जीत बताया था। दोबारा सरकार बनने के साथ ही भाजपा ने नए उत्तर प्रदेश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। योगी सरकार इसमें किस हद तक सफल होती है उस पर काफी हद तक 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा निर्भर करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल 21 नवंबर को ही पीएम मोदी के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए नए नारे का ऐलान किया था। योगी ने लिखा था कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि गुजरात से आ रही है। आम आदमी पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल। रोड शो के पहले केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय में पदाधिकारियों सहित आम आदमी पार्टी के सैकड़ों सदस्य बुधवार को गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान के दौरे से कुछ दिन पहले ये घटनाक्रम हुआ। दोनों नेताओं की अहमदाबाद में एक रोड शो करने की योजना है। आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने इसे झूठ कहकर खारिज कर दिया और कहा कि उसके कुछ निलंबित सदस्यों को छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले अन्य लोग कभी भी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी से जुड़े ही नहीं थे। भाजपा ने कहा कि गुजरात इकाई के प्रमुख CR पाटिल की मौजूदगी में राज्य भाजपा मुख्यालय कमलम में आयोजित एक समारोह में सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की टोपी उतार दी और भगवा पहन लिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को जनता कभी ना करे माफ, वीरभूम हिंसा पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त किया है। घटना को लेकर पीएम मोदी ने बुधवार को कहा कि उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार दोषियों को सजा देगी, दोषियों को सजा दिलाने में केंद्र सरकार मदद करेगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ ना करें। कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में नए बने विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में राज्य सरकार को आश्वस्त किया कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी केंद्र सरकार उसे मुहैया कराएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मौसम विभाग से आ रही है। पारा पहुंचेगा 40 डिग्री के पार, पड़ने वाली है भीषण गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, इस साल गर्मी की दस्तक ने लोगों को डरा दिया है। बीते एक पखवाड़े से गर्मी का ग्राफ तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है और अब गर्मी अपना प्रचंड रूप कभी भी दिखा सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 2-3 दिन में दिल्ली NCR का तापमान कभी भी 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। 24 मार्च से 27 मार्च तक राजधानी और NCR के इलाके में लू के थपेड़े भी झेलने पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा कि इन दिनों में अगर पहाड़ों पर बारिश नहीं हुई तो गर्मी औसत से ज़्यादा बढ़ सकती है। अभी दिल्ली NCR में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह रहा है। अगर बारिश नहीं हुई तो ये अचानक ही 40 डिग्री के पार जा सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन युद्ध में रूस ने दी खुली चेतावनी, बोले खतरा महसूस हुआ तो इस्तेमाल करेंगे परमाणु हथियार। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध को अब 28 दिन हो चुके हैं। पुतिन की सेना ने पूर्वी यूरोप के छोटे से देश का नक्शा पूरी तरह से बदल दिया है और इसके बावजूद कीव अभी भी आज़ाद है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये युद्ध और ज़्यादा विध्वंसकारी हो सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने CNN से बात करते हुए बताया कि यूक्रेन युद्ध में अगर रूस अस्तित्व के खतरे का सामना करता है तो वो सिर्फ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। और दोस्तों इसी के साथ प्रवक्ता ने कहा कि घरेलू सुरक्षा को लेकर हमारा एक सिद्धांत है और वो सार्वजनिक है। आप परमाणु हथियार के इस्तेमाल के सभी कारण पढ़ सकते हैं, इसलिए अगर हमारे देश के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा होता है तो इसका इस्तेमाल हमारे सिद्धांतों के अनुसार किया जा सकता है। तो दोस्तों खुले तौर पर यहाँ पर चेतावनी दे दी गई है कि अगर हमारे अस्तित्व पर खतरा आएगा
तो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर लेंगे। दोस्तों ये रूस की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान की अटक चुकी है सांसें, अन्य पार्टी से पीटीआई में आए 51 सदस्यों पर निगाहें, गिर सकती है इमरान खान की सरकार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में हलचल मची हुई है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की सरकार की सांसें अटकी हुई हैं। 28 मार्च को विपक्ष ने इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव में इमरान खान की सरकार जाने वाली है और ऐसे में इमरान खान के पास गिने चुने दिन हैं, लेकिन उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरी कोशिशों के तहत नेशनल असेंबली के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए डराने धमकाने में लगी हुई है। पीटीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि जो सदस्य पीटीआई का साथ छोड़ना चाहते हैं उन्हें अयोग्य घोषित कर ऐसी सजा दी जाए ताकि पाकिस्तान में ये प्रथा हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के न्यूज़ के मुताबिक पीटीआई के 10 मंत्री और 41 नेशनल असेंबली के सदस्य ऐसे हैं जो अपनी पुरानी पार्टी से ही बगावत कर सत्ताधारी पार्टी में शामिल हुए हैं और अब इन सांसदों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के फैसले से लूट गया चीनी बाजार, ड्रैगन को लगा 10,000 करोड़ रुपए का झटका। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में लाल आंख दिखाने वाले ड्रैगन की हैसियत अब दुनिया भर में कमजोर पड़ने लगी है। इसके पीछे वजह पीएम मोदी का विजन और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम, जो दुश्मन देश की हेकड़ी ढीली करने के लिए काफ़ी है। दरअसल भारत में स्वदेशी अपनाने और चाइनीज सामानों के बहिष्कार का असर इस साल होली पर देखने को मिला। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते हल्के पड़ते बाजार में भी इस बार भारी उछाल आया है और यही वजह है कि होली पर माया नगरी मुंबई और राजधानी दिल्ली समेत देश भर में व्यापार में 30% की बढ़ोतरी हुई है। इस साल होली पर देश भर में 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सामान बिक गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस बात की जानकारी दी है। कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के अनुसार पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार होली में 30% ज़्यादा बिक्री हुई है और इसके साथ ही उनका कहना है कि इस साल देश भर में 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का व्यापार हुआ है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महामंत्री ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कोविड से राहत के प्रबंधन की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार द्वारा कोविड समस्या को बेहतरी से निपटने के कारण ही अब देश भर में कोविड प्रतिबंध समाप्त हुए हैं और व्यापार ने रफ्तार पकड़नी शुरू की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली फिर आतंकियों के निशाने पर, यूपी पुलिस से मिली इनपुट के बाद राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर है। आतंकी हमले के इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस को दिल्ली में संभावित आतंकी हमले की इनपुट मिलने के बाद नई दिल्ली ने हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारी के अनुसार कथित तौर पर एक आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान द्वारा भेजे गए ईमेल में यूपी पुलिस को इसके बारे में अवगत कराया गया था। यूपी पुलिस ने ईमेल के बारे में सारी डिटेल दिल्ली पुलिस को भेज दी है और इस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को नई दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार में सर्च ऑपरेशन चलाया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शपथ से पहले पुष्कर सिंह धामी का धमाका, बोले सत्ता बदलने के बाद लागू करेंगे समान नागरिक संहिता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी बुधवार को ताजपोशी उनकी होगी और शपथ ग्रहण से पहले पुष्कर सिंह धामी ने वादा किया है कि वो सीएम पद संभालने के बाद उन सभी वादों को पूरा करेंगे जो बीजेपी ने चुनाव से पहले किए थे। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी शामिल है। पुष्कर धामी ने वादा किया है कि वो पारदर्शी सरकार चलाएंगे और चुनाव से पहले बीजेपी ने भी जो वादे किए थे उनको पूरा किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इनमें से एक है। चुनाव से पहले धामी ने भी अपनी रैलियों में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कानून को तैयार करने के लिए वो कमेटी का गठन करेंगे जिसमें कानूनी एक्सपर्ट, वरिष्ठ नागरिक और बुद्धिजीवी शामिल होंगे। बता दें कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री मोदी के साथ 12 मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री भी इसके बनेंगे गवाह। प्रदेश के सभी प्रमुख उद्योगपति किए गए आमंत्रित। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उसके साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा
अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसी के साथ 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री भी इसके साक्षी बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में योग गुरु बाबा रामदेव, विभिन्न मठों और मंदिरों के महंत भी मौजूद रहेंगे और यूपी में उद्योग स्थापित करने वाले और उद्योग संचालित करने वाले सभी प्रमुख उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 30% पूरा, अब रामलला के गर्भगृह पर है फोकस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 30% पूरा भी हो चुका है। यहाँ बुनियाद भरे जाने के बाद राफ्ट का काम पूरा हो चुका है और अब उसके ऊपर प्लिंथ बनाई जा रही है। ये प्लिंथ जमीन से 6.5 मीटर ऊंची होगी और प्लिंथ के पत्थरों को मिर्जापुर के बलुआ पत्थरों से ऊंचा किया जा रहा है और इसके ऊपर ग्रेनाइट पत्थर लगाए जाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना को हराने की और आगे बढ़ा देश, सरकार ने भी हटाई पाबंदियां और केवल जारी रहेंगे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जी हाँ दोस्तों, भारत में लगातार गिर रही दैनिक मामलों की संख्या के बाद अब सरकार 1 अप्रैल से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों को हटाने का फैसला किया है। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की जाने वाली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी रहेंगी और केंद्र सरकार ने कोविड रोकथाम के उपाय को लेकर पहली बार 24 मार्च 2020 को आदेश जारी किए थे। फिलहाल लागू नियमों की अवधि 31 मार्च को खत्म हो रही है। भाषा के अनुसार गृह मंत्रालय ने करीब 2 साल बाद 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला कर लिया है। हालांकि मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम लागू रहेंगे। सरकार ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सिफारिशों के बाद ये फैसला लिया है और इस संबंध में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की तरफ से भी सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र भी भेजा जा चुका है। उन्होंने लिखा कि मैं सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दूंगा कि कोविड रोकथाम उपाय के लिए डीएम एक्ट 2005 के तहत जारी आदेशों को उचित रूप से खत्म करने पर विचार करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 दिवसीय प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत और गंगा आरती भी देखेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत 5 दिवसीय प्रवास पर बनारस जाएंगे। दोस्तों, आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत के 5 दिवसीय प्रवास में आरएसएस के शताब्दी वर्ष तक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होगी और इस दौरान संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में पारित प्रस्तावों से कार्यकर्ताओं को रूबरू भी कराया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। घर में लगी है आग, लेकिन कश्मीर और फिलिस्तीन पर पाक पीएम इमरान खान कर रहे हैं मुस्लिम देशों की बड़ी जुटान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में इमरान सरकार पर मंडरा रहे संकट के बीच इस्लामिक सहयोग संगठन सम्मेलन शुरू हो रहा है और इस सम्मेलन में पाक पीएम इमरान खान उद्घाटन भाषण देंगे। इस्लामिक सहयोग संगठन इस्लामाबाद में एक महत्वाकांक्षी एजेंडे के साथ बैठक कर रहा है जिसमें 100 से अधिक घोषणाओं के लिए मंजूरी मांगी गई है। इसमें आर्थिक रूप से तंग अफगानिस्तान के लिए सहायता और फिलिस्तीनियों और कश्मीर के लिए समर्थन की मांग भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया को वैश्विक खतरे के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए इमरान खान की खूब प्रशंसा हुई है, लेकिन फिलहाल उनकी सरकार में खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान 22-23 मार्च को अपने यहाँ OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद के 48वें सत्र की मेजबानी करने जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक तलत मसूद ने कहा कि मुझे लगता है कि इस समय राजनीतिक परिदृश्य पर जो हो रहा है उसे देखकर सेना नेतृत्व को बेहद चिंतित होना चाहिए। और दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। LOC पर घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी या घटी, जम्मू कश्मीर में कितने पद भरे गए, मोदी सरकार ने संसद में बताया। जी हाँ दोस्तों, केंद्र ने मंगलवार को संसद में बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर 2018 के बाद से घुसपैठ की घटनाओं में गिरावट आई है। केंद्र ने बताया कि साल 2018 से लेकर 2021 के बीच 366 घुसपैठ की घटनाएं सामने आई है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा सांसद रंजनबेन धनंजय भट्ट के सवाल पर लिखित में ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि साल 2018 में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की घटनाएं LOC पर कम हुई हैं और पहले 4 साल में अनुमानित 366 घुसपैठ हुई है और 2018 में इस तरह की 143 घटनाएं, 2019 में 138 घटनाएं, 2020 में 51 घटनाएं, तो वहीं 2021 में 34 ऐसे मामले सामने आए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत की यात्रा पर आएंगे इजराइल के PM नफ्ताली बेनेट। रक्षा संबंधों की मजबूती के लिए गठित कार्यदल के
कामकाज की होगी समीक्षा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट 3 से 5 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए बेनेट ने भारत आने का फैसला किया है और मोदी और बेनेट के बीच नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 बैठक के दौरान एक बैठक हुई थी और इनके बीच एक बार टेलीफोन पर बातचीत भी हुई है। पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वर्ष 2018 में भारत की यात्रा की थी। उसके बाद इजराइल की राजनीतिक अस्थिरता और कोरोना महामारी की वजह से राजकीय यात्रा नहीं हो सकी थी। द्विपक्षीय यात्रा नहीं होने की वजह से रक्षा जैसे क्षेत्र में रिश्तों को और प्रगाढ़ करने के काम में बाधा आई है और दोनों देश अब इस खोए समय की भरपाई करने की कोशिश में हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के 30 साल हो रहे हैं और साथ ही भारत अपनी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। ऐसे में इजराइल के पीएम के भारत दौरे की अपनी अहमियत है। पीएम मोदी की वर्ष 2017 की इजराइल यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिहाज से ऐतिहासिक माना जाता है। दोनों देश एक दूसरे को रणनीतिक साझेदार का दर्जा दे चुके हैं।